भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का नाम लेते ही जिस विश्वविद्यालय का स्मरण सबसे पहले होता है वह है एनईटी पॉइंट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर इंटरेस्ट, नालंदा महाविहार, बिहार, इंडिया। यह केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान, दर्शन, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष और बौद्ध अध्ययन का महान केंद्र था। आज भी जब इतिहासकार विश्व की सबसे प्राचीन और महान शिक्षण संस्थाओं की चर्चा करते हैं, तब नालंदा का नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन इतिहास का सबसे दुखद अध्याय तब लिखा गया जब इस महान विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि इसकी विशाल लाइब्रेरी कई महीनों तक जलती रही। हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां, शोध और सदियों का संचित ज्ञान राख में बदल गया। इस घटना ने केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की ज्ञान परंपरा को गहरा आघात पहुंचाया। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे के कारण क्या थे और इस विनाश का दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। भाग 1, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक के समय मानी जाती है। उस समय भारत शिक्षा और संस्कृति का विश्व केंद्र था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन अपने चरम पर थे। नालंदा वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। यह स्थान राजगीर और पाटलिपुत्र के बीच पड़ता था। बौद्ध धर्म के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि माना जाता है कि एंटिटी पीपल गौतमा बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ने यहां कई बार प्रवास किया था। नालंदा केवल बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। यहां हिंदू दर्शन, वेद, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, राजनीति, युद्ध नीति, भाषा विज्ञान और तर्कशास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। विश्वविद्यालय का परिसर अत्यंत विशाल था। इसमें कई मंदिर, ध्यान केंद्र, छात्रावास और विशाल पुस्तकालय थे। यहां लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते थे। प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि केवल कुछ ही विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे। भाग 2, नालंदा का स्वर्णिम युग। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और इंडोनेशिया तक प्रसिद्ध था। दूर दूर से विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्त करने आते थे। चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में नालंदा का दौरा किया। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा की भव्यता का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने लिखा कि यहां हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते थे और शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। दूसरे चीनी यात्री ने भी नालंदा की महानता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यहां का अनुशासन अत्यंत कठोर था और विद्वानों को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त था। नालंदा की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी। इसे धर्मगंज कहा जाता था। इसमें 3 विशाल भवन थे, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। कहा जाता है कि इन पुस्तकालयों में विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा और ज्योतिष से संबंधित दुर्लभ ग्रंथ रखे गए थे। कई पांडुलिपियां ऐसी थीं जिनकी दूसरी प्रतियां दुनिया में कहीं नहीं थीं। भाग 3, भारत की राजनीतिक स्थिति। 12वीं शताब्दी तक आते आते भारत की राजनीतिक स्थिति कमजोर होने लगी थी। कई छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्ष कर रहे थे। एकता की कमी के कारण विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत पर हमला करना आसान हो गया। उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणों का दौर शुरू हो चुका था। कई तुर्क और अफगान सेनापति भारत में सत्ता स्थापित करना चाहते थे। इस समय दिल्ली और बिहार क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहे थे। इसी दौरान एक नाम इतिहास में सामने आता है, एंटिटी पीपल, मोहम्मद बख्तियार खिलजी, तुर्किक मिलिट्री जनरल। भाग 4, बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद बख्तियार खिलजी एक तुर्क सेनापति था। वह मूल रूप से अफगानिस्तान क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। शुरुआत में उसे कोई बड़ा पद नहीं मिला क्योंकि उसका शरीर कमजोर और दुबला पतला बताया जाता था, लेकिन वह अत्यंत महत्वाकांक्षी था। धीरे धीरे उसने अपनी सैन्य क्षमता साबित की और बिहार तथा बंगाल क्षेत्र में हमले शुरू किए। वह तेज गति से हमला करने के लिए जाना जाता था। उसकी सेना छोटी होती थी, लेकिन अचानक आक्रमण करके वह दुश्मन को चौंका देता था।